नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला माता धाम में चल रहे संगीत समारोह का हुआ समापन। कई नामचीन कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस जनों ने किया जमकर प्रदर्शन। डीसीपी गौरव वंशवाल के नेतृत्व में कैंट परेड कोठी क्षेत्र के कई होटलों में हुई चेकिंग। और राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने की जन सुनवाई। और अब खबरें विस्तार से। दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला माता धाम में चल रहे संगीत समारोह का समापन हुआ। नामचीन कलाकारों ने अपने भजन प्रस्तुत किए। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय शीतला महोत्सव के 5वीं और अंतिम निशा में माता शीतला का भव्य श्रृंगार गायन वादन नृत्य के साथ मनाया गया। माता शीतला को पंचामृत स्नान कराकर षोडशोपचार विधि से पूजन महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे व पुरुषोत्तम पांडे ने किया। माता की आरती पंडित अविनाश पांडे ने किया। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन और संचालन में गायन वादन नृत्य का आयोजन हुआ। दिलीप शंकर व साथी कलाकारों ने शहनाई से राजश्री की धुन को बजाते हुए चैती पचरा बजाकर शुभारंभ किया। गणेश व मोहनलाल ने शहनाई वादन किया। कलाकार राजेश गौतम ने अपनी बांसुरी से राग यमन में अलाप जोड़ झाला ठुमरी की धुन बजाकर सभी का मन मोह लिया। तबले पर डॉक्टर शिवांशु गौतम ने सहयोग किया। शिप्रा घोष, मनस्वी गुप्ता, धनश्री अनवी ने शिव स्तुति पर आधारित कथक नृत्य प्रस्तुत किया। अदिति शर्मा व सिद्धि कस्तूरी ने गणपति की आराधना करते हुए भाव नृत्य की प्रस्तुति कर अपनी हाजिरी लगाई। भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास ने अपनी पक्की गायकी का परिचय देते हुए देवी गीतों की झड़ी लगा दी। गोरखपुर के भजन सम्राट नंदू मिश्रा ने गणेश स्तुति से अपने भजनों का शुभारंभ कर हनुमान चालीसा से विराम किया। अन्य कलाकारों में बक्सर के विनय मिश्रा, सुल्तानपुर के राजेश तिवारी रत्न, प्रयागराज के अरुण सिंह जय पांडे ने देर रात्रि तक अपनी हाजिरी लगाई। कलाकारों को चुनरी प्रसाद, आकर्षक टोपी और माला देकर डॉक्टर मनीष पांडे, पंडित कमलेश पांडे, पंडित राजेश तिवारी, अभय पांडे, पंडित सुनील शर्मा, पंडित विजय कृष्ण मिश्रा ने स्वागत किया। कार्यक्रम देर रात्रि तक चलता रहा। गणपति राखो मेरी याद, गणपति राखो मेरी याद, गणपति राखो मेरी याद, गणपति राखो मेरी याद, राखो राखो मेरी याद, राखो राखो मेरी याद, राखो राखो मेरी याद, राखो राखो मेरी याद, गणपति राखो मेरी याद, गणपति माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की 5वीं और अंतिम निशा नंदू मिश्रा जी के भजन के साथ विराम लगी और यह फिर अगले साल सजेगी। इसी तरह से जैसे 108 कलाकार इस बार इसमें गायन वादन नृत्य के माध्यम से अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। अंश से लेकर फर्स्ट तक के कलाकार क्रमशः आ रहे हैं और माँ को मना रहे हैं। ये क्रम चलता रहेगा और KTV पर ऐसे ही आपके सामने प्रसारण होता रहेगा।
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक सौंपा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट लोकतंत्र को कुचलने की साजिश का अगला भाग है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ये मोदी सरकार की बदले की राजनीति का नया हथकंडा है। इसी संदर्भ में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबंधित पत्रक सौंपा गया। कांग्रेस जनों ने एक स्वर में मोदी सरकार द्वारा बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई पर विरोध जताया गया। साथ ही कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया कि इस सरकार के खिलाफ डटकर मुकाबला किया जाएगा। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता व नेतृत्व जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल व महानगर अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया। जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक प्रायोजित अपराध है और इस मुखौटे के पीछे मोदी और शाह है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की जब्ती केवल बदले की राजनीति नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना भाजपा सरकार की दुर्भावनापूर्ण मंशा को दर्शाता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि गांधी परिवार ने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया है और वे हमेशा सत्य और जनसेवा के मार्ग पर अडिग रहे हैं। देश के लिए शहादत देने वाले परिवार को प्रधानमंत्री झुकाना चाहते हैं। राजनीतिक प्रतिशोध में बार बार एजेंसियों के दुरुपयोग से सत्य की आवाज को दबाना चाहते हैं। मोदी सरकार की एजेंसी ईडी द्वारा कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड की 661 करोड़ रुपए कीमत की संपत्तियों को कब्जे में लेने की कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। कांग्रेस एक जन आंदोलन की पार्टी है। ऐसी कार्रवाइयों से भाजपा सरकार और ईडी हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकती। भाजपाई षड्यंत्र के खिलाफ हम कांग्रेस जन एकजुट है। सच के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। विरोध प्रदर्शन में फसाहत हुसैन बाबू, सजीव सिंह, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, ऋषभ पांडे, डॉक्टर राजेश गुप्ता, सतनाम सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। हर जगह पूरे देश में अपने नेताओं के समर्थन में एक फर्जी और मनगढ़ंत मुकदमा है। इस मुकदमे की सच्चाई है कि 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस को दाखिल करा। पहली बात है कि मतलब जिनका कोई योगदान नहीं है, नेशनल हेराल्ड कांग्रेसियों का मामला है। उसके बावजूद भी 14 में जमानत मिली, 15 में क्लोजर रिपोर्ट लगी और ईडी ने लगाई। उसके बाद 2021 में हमारे नेताओं को, आदरणीय सोनिया गांधी को 8 घंटे ईडी के दफ्तर में बैठाया। राहुल जी 50 घंटे बैठे। दरअसल बात क्या है कि राहुल गांधी की छवि को लगातार डेंट करना है। सूरत की कोर्ट ने कहा कि साहब मोदी जैसी पिछड़ी जात को राहुल गांधी गाली देते हैं। हाई कोर्ट में सजा कर 2 साल की सजा दे दी क्योंकि उनको संसद में नहीं देखना चाहते नरेंद्र मोदी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। आज वही स्थिति है कि राहुल गांधी अंगद के पांव की तरह गुजरात में जमे हुए हैं। आज गुजरात में उनकी मीटिंगें चल रही क्योंकि हमने चुनौती ली है कि हम 2027 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए वो डरे हुए हैं उस छवि पे। और अगर इतनी बात ईमानदारी की बात है तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 2014 तक इन भाजपाइयों के पास जिलों में इनके कार्यालय नहीं थे। रोहनिया में 500 करोड़ का कार्यालय किस चंदे से बना है? पूरे देश में 650 से ज्यादा जिलों में चंदे के किस चंदे से बना है? वहां पे झंडेवालान में 1500 करोड़ का 7 स्टार बना है। क्या मां सदा वत्सले करते हुए साका लगाते हुए बना है? क्या वहां पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे सड़क के दोनों तरफ 1000 करोड़ की संपत्ति का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बना है? किस पैसे से बना है? इसका जवाब आप मत लेने जाइएगा, वो कांग्रेस के लोग लेंगे। आप लेंगे ना तो इसी डीएम ने सवाल पूछने पे जेल भेज दिया था। मिर्जापुर के एक पत्रकार ने नमक किस रोटी खाने की घटना बताई, जेल भेज दिया था। आज बात यह है, अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी बेल देती है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ क्या हुआ? नारदा शारदा घोटाले का। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्या हुआ? नारायण राणे के खिलाफ क्या हुआ? इस तरह तमाम ऐसे नाम हैं जो उनके वॉशिंग मशीन में जाते हैं, वो उनको बेल, और जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनको जेल। हमारे नेता और हमारे कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये तो उनके पिट्ठू हैं जो उनके खिलाफ, जो उनके प्रति मुखबिरी करते थे। इनको भी हम सत्ता से हटा करके रखेंगे। और इनको मैं फिर कह रहा हूं
कि आने वाले समय में एक एक कार्यालय की जांच होगी, रोहनिया से लेकर के झंडेवालान तक, कि किस रुपए से बना था। हम तो हिसाब दे रहे हैं, वो बताए ना कि देश में 650 जिलों में भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो कार्यालय वहां पे बना झंडेवालान में, क्या मां सदा वत्सले करते हुए शाखा में 5 रुपए के चंदे से बना है? इसका जवाब बताए। और नहीं तो एक ही नारा है, ईडी भाजपाई भाई भाई और देश बेच के खाए मलाई। पहले रॉबर्ट डीसीपी गौरव वंशवाल के नेतृत्व में कैंट परेड कोठी क्षेत्र के कई होटलों में चेकिंग की गई। बीते दिनों वाराणसी में एक युवती के साथ 23 लोगों ने रेप किया था, जिसमें से 12 लोगों को नामजद और 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अभी तक इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपी की तलाश जारी है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी गौरव वंशवाल के नेतृत्व में कैंट इलाके के परेड कोठी में कई होटलों में एक साथ चेकिंग अभियान चलाया गया। बताते चले कि लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि इलाके के कई होटलों में देह व्यापार और नशे का धंधा चल रहा है। इस शिकायत पर आज कई होटलों में गहन चेकिंग की गई। उसका बाद किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी होटल में सर आज किस तरह की कार्रवाई हो रही है कि रेस्टोरेंट पर स्पा सेंटरों पर छापा पड़ने की बात थी, आज किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो विगत दिनों कई घटनाएं हुई हैं ऐसी, और इसमें पता चला है कि जो होटल और लॉज हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा है और उसमें अवैध जो है सेक्स रैकेट के जो अपराध भी किए जा रहे हैं, इन्हीं सभी पे शिकंजा कसने के लिए पुलिस द्वारा निरंतर छापेमारी की जा रही है सभी होटल और लॉजेस पे। और कहीं पे भी यदि अंडर एज जो बच्चे पाए जाते हैं जिनको बिना आईडी के और बिना परिजनों की सूचना के वहाँ पे एंट्री दी गई हो, या कहीं पे भी जो अनमैरिड कपल हैं जो बिना किसी उसके आइडेंटिटी के वहाँ पे रुके हों, और स्पेशली जो लॉजेस हैं जहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे के लिए कमरे जो है किराए पे दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कहीं पे भी जो ये हुक्का बार्स के संचालन का आ रहा है जिसमें कई नाबालिग बच्चों को उसमें खींचा जाता है और उसी में उसके बाद एक अवैध तरीके से वहाँ पे हुक्का बार और नशे का सेवन किया जाता है, उन पे सभी पे कार्रवाई की जा रही है। सर यह गैंग रेप में जो हुआ है उसमें रेस्टोरेंट और हुक्का बार की भी सहभागिता है, इसलिए ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। ये सभी इनको देखते हुए कि आगे भी ऐसी कोई घटना ना हो जिसमें बिना किसी सूचना के लोकल स्थानीय उस पर ना पता हो, और जो होटल संचालक हैं और जो लॉज संचालक हैं ये बिना किसी आईडी प्रूफ के कुछ ही घंटों के लिए मात्र जो कमरे दे दिया करते हैं, इन्हीं सभी पे कार्रवाई की जा रही है, सभी पे निगरानी की जा रही है। कितने स्पा सेंटरों और होटलों पर छापेमारी की जाएगी? अभी लगभग 100 से ऊपर जो होटल और स्पा सेंटर्स हैं इन पे छापेमारी की गई है और जो भी संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये मानक के अनुरूप जो है पेइंग गेस्ट हाउस चल रहा है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई है? जो मानक के अनुरोध रहेंगे सभी के लाइसेंस की जो निरस्तीकरण है उनको जो अथॉरिटीज है उनको भेजा जाएगा एक रिपोर्ट पुलिस के द्वारा और सभी को सील कराया जाएगा। संचालन होगा उसमें एक लाइसेंस होना अनिवार्य है और बिना लाइसेंस के यदि कोई भी पाया जाता है किसी भी क्षेत्र में उनको सील कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सर जो गैंग रेप के मामले के जो आरोपी थे, कितने लोग अभी तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें जितने भी आरोपी हैं उनमें लगभग सभी पे कार्रवाई हो चुकी है और जो बाकी फरार चल रहे हैं उनकी भी लगातार तलाश की जा रही है। राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने जन सुनवाई की। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने वाराणसी के सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और कई मामलों का निस्तारण भी कराया। गीता विश्वकर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज जन सुनवाई प्रकरण में अब तक 16 मामले आए हैं जो जमीनी विवाद, घरेलू विवाद से संबंधित है, जो तत्काल निस्तारण हो जाएगा, उसे तत्काल निस्तारित कर दिया जाएगा और जिन विभागों के अधिकारी यहां पर बैठे हैं उस मामले के प्रकरण यहां पर आ रहे हैं तो उनको दिशा निर्देश दिया जा रहा है। जो सही जांच के प्रकरण में पाए जाएंगे उनके साथ न्याय किया जाएगा। वाराणसी के कई थानों में महिलाओं के मामले में कम सुनवाई होती है। कई मामले ऐसे हैं जो थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं, जो थाने तक पहुंचते हैं उनमें भी सुनवाई नहीं होती है। ऐसे मामलों को हमने निर्देशित किया है कि जल्द इसको निस्तारित किया जाए। अगर ऐसे मामले दोबारा आते हैं तो नोडल अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गीता विश्वकर्मा ने बताया कि वाराणसी में हुए गैंगरेप मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो बचे हैं उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
आज जन सुनवाई जी मिला आज जन सुनवाई है। जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आज के मामले में 16 प्रकरण आए हैं। लगभग हर तरीके का मैटर यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ जमीन के मामले हैं, कुछ डाइवोर्स के मामले हैं, कुछ मतलब किराएदारी के मामले हैं। जो तत्काल जो निस्तारण हो जाए उसको तत्काल के लिए मैंने बोला था, क्योंकि संबंधित अधिकारी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे साथ एसपी नोडल जो वुमेन क्राइम है वो भी बैठे हुए हैं। जो भी केस आ रहे हैं मैं ऑलरेडी हमारे जो नोडल ऑफिसर है वुमेन क्राइम सौंपती जा रही हूँ, क्योंकि जल्द ही उसका निस्तारण किया जाएगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि जो भी केस आ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से जांच किया जाए। जांच में किसी प्रकार का कोई मतलब गलती ना हो, ताकि किसी निर्दोष की भी उसमें सजा हो जाए। मेरा पूरा प्रयास है कि जो प्रकरण आ रहे हैं सही जांच हो और जांच के दौरान जो गलत पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मैम एक महिला बलिया से आई हुई थी, उनके एक बेटा जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ट्रेन के पटरी से हत्या का आरोप लगा रहे हैं। देखिए उनका जो हत्या का आरोप है, भाई बच्चा उनका चला गया तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन जो मेरे पास जो उनका अभी मैंने जो एप्लीकेशन दिया है उसके लिए मैंने जो हमारे नोडल ऑफिसर है उनको बोला है कि एक मेडिकल टीम बना के गठित की जाए और फिर से जांच करके जो उचित कार्रवाई होगा। महिला आरोप लगा रहे हैं कि थाना चौबे पर सुनवाई नहीं कर रहे, FIR तक नहीं दर्ज किए। नहीं FIR दर्ज हुआ है उनका, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अभी मेरे पास जो आया है उसके खिलाफ ये बोला है कि ध्यान इसके लिए मेडिकल एक्टिंग गठित किया जाए और उसके फिर से जांच करके बार बार आप जन सुनवाई करती हैं, फिर भी महिलाएं दुख होकर जाती हैं बार बार जन सुनवाई करना। ये तो हमारा भाई मान लीजिए कि हमारे लिए तो हमेशा ऐसा नहीं है कि हम जन सुनवाई महिलाएं आ रही हैं जा रही हैं। मेरे पास वही महिलाएं हैं। मेरे पास एक प्रकरण आया है, मैंने ऑलरेडी हमारे जो पास में है नोडल ऑफिसर जो है हमारे वुमेन क्राइम के, तो मैं ऑलरेडी बोली भी हूँ उनको कि ये माता जी मेरे पास दोबारा तीसरी बार ना आने पाए। जो भी इनकी समस्या हो उसको निस्तारण करके हमें सूचित करें। बनारस में मैम बड़ी घटना घटी है, एक लड़की के साथ रेप, क्या आयोग ने संज्ञान लिया है उसको? जी देखिए ये जो घटना घटी है ऑलरेडी इसमें सरकार ने दबिश दिया है। उसके 12 जो है आरोपी जेल जा चुके हैं, बाकी जो फरार हैं उनके खिलाफ जो है जांच चल रही है, दबिश दी जा रही है। जैसे उनकी गिरफ्तारी होती है उनको जेल भेज के फिर से उस पे जो है फास्ट ट्रैक में कोर्ट में चला करके जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। आयोग ने भी कुछ इस पे देखिए हमारे ये जो प्रकरण है इसमें ऑलरेडी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और उसमें जो है उनके साथ कदम से कदम महिला आयोग भी मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित ही न्याय मिलेगा उसको देखिए। जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य के प्राकट्य महोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली गई। जगतगुरु श्रीमद वल्लभाचार्य के प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर विशेष आयोजन शष्टपीठ श्री गोपाल मंदिर के प्रांगण में हुआ। इस अवसर पर श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। कथा मर्मज्ञ सतीश कुमार शर्मा के व्यासत्व में कथा हुई। इस दौरान श्रीमद भागवत पोथी शोभा यात्रा शष्टपीठ श्री गोपाल मंदिर के प्रांगण से निकाली गई। इस ज्ञान यज्ञ में पीठाधीश्वर श्याम मनोहर महाराज व शष्टपीठ युवराज प्रियेंदु बाबा साहब भी उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में गाजे बाजे की धुन पर लोग नाचते झूमते भजन कीर्तन करते चल रहे थे। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में उपस्थित रहीं। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची, जहां पूजन के साथ कथा प्रारंभ हुई। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर निशाना साधा। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रदर्शन विरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको गरीब पिछड़ा वर्ग याद नहीं आता है, तब इन्हें रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य याद नहीं आता। अब इन्हें कोई काम नहीं है तो ये विरोध ही करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए कहा कि वास्तव में वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, कांग्रेस या विपक्ष के पास प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब वो सब खाली प्रदर्शन ही करेंगे। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तब ये गरीब कमजोर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक याद नहीं आते हैं। इनको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई याद नहीं आता है। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको कोई काम तो रहता नहीं। ये अपना खाली सिर्फ यही सब ड्रामा करते हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो गुजरात से ही हराना पड़ेगा। इसकी शुरुआत पूरी गुजरात से और कांग्रेस ही के पास दम है बीजेपी को हराने की। तो चुनाव तो बिहार होने जा रहा है तो गुजरात का जा रहा है। तो बिहार में फिर कह लें अपना हरवाई दें, गुजरात में आके देख लें। रहेंगे विदेश और लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी गांव गांव बूथ कमेटी बना रही है, संगठन बना रही है। ये विदेश में घूम के हवा ले रहे हैं विदेश का, लड़ेंगे चुनाव। मंत्री जी, अखिलेश यादव ईडी को लेकर के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही ईडी बनाया है, अब उन्हीं की वजह से वो परेशान हो रही है, इसे खत्म कर देना चाहिए। देखिए, संविधान के दायरे में काम बना है, कांग्रेस ने नहीं बनाया है। आवश्यकता उत्पत्ति की जननी होती है, उस समय उसकी आवश्यकता महसूस हुई और सरकार ने बनाई, चाहे वो किसी की सरकार रही। कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं अखिलेश यादव। जब उनकी सरकार थी तो खुद समाजवादी पार्टी को लोग गुंडों की सरकार कहते थे, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। अब तो अपराधियों पर अंकुश लगा है। जो बड़े अपराधी हैं या तो जेल में हैं या तो कायदे से रह रहे हैं, और अगर कोई अपराध करने की कोशिश कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर कानून उनके साथ काम करके सलाखों तक पहुंचा दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे तो हम मंदिर के नीचे जो है बौद्ध मठ मिलेगा। आवश्यकता पड़ती है तो हमने देखा है कि जब कोई आपत्ति करता है, कोई क्लेम करता है किसी घटना में, वो संतुष्ट नहीं है तो गड़े मुर्दे उखाड़े भी जाते हैं। फिर उसका पीएम होता है उसकी संतुष्टि के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से नेताओं से बयान आ रहे हैं मंदिर को लेकर। इंद्रजीत सरोज जी कह रहे हैं कि मंदिर में ताकत होती तो मुगल लूट के नहीं जाते। अब इंद्रजीत सरोज जी का बयान उनका है, संविधान में तो ताकत है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि महापुरुष होते हैं वो पूरे भारतवासी के होते हैं, चाहे वो महाराजा सुहेलदेव हो या फिर कोई भी हो, लेकिन क्या एक जाति विशेष संगठन के आधार पर ये निर्धारित होगा कि वो किसके महापुरुष हैं? क्योंकि करणी सेना इन दिनों काफी चर्चा में है। कोई राणा सांगा को लेकर वो सीधे जो है अगर कोई टिप्पणी आती है तो विरोध करते हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, महापुरुष सबके होते हैं। अब चाहे गौतम बुद्ध जी हों, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे कोई भी हो, तो वो महापुरुष सबके होते हैं, सबके लिए काम करते हैं, प्रदेश के लिए, देश के लिए। जो उनके विचार होते हैं, जो उनके संदेश होते हैं, वो पूरे समाज के लिए होते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं होते हैं। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही लें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विचार 3 ही मंत्र है पूरा उनका, शिक्षित हो। उन्होंने किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं कहा, उन्होंने पूरे समाज के लिए कहा कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई के लिए आप आगे आओ। इसी तरह हर महापुरुष अपना अपना संदेश दे रहे हैं। मंत्री जी, आपको लगता है कि बंगाल में लगातार हिंसा जारी है? बंगाल में वास्तव में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, इस नाते कि हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है
और केंद्रीय रिजर्व बल मांगा है, तो कहीं न कहीं महसूस किया है तब ना। तो हमारे हिसाब से तो जिस तरह वहाँ घटना हो रही है और जिस तरह कूट टिप्पणी कर रही है, लोग मारे जा रहे हैं, भाग रहे हैं लोग छोड़ करके प्रदेश, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। योगी जी कह रहे हैं कि लात के बहुत बातों से नहीं मानते, क्या लगता है सही कह रहे हैं? ऐसी आवश्यकता है। रामायण में चौपाई लिखा है, बिना न मानती जलद जड़ गए बीत दिन तीन, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 7 दिवसीय ज्योतिष कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। हस्तरेखा ज्योतिष का अभिन्न भाग है। हथेली की रेखाओं और आकृतियों का अध्ययन करके भविष्य की भविष्यवाणी करना आसान है। ये एक अति प्राचीन विधि है। उक्त बातें दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 7 दिवसीय ज्योतिष कार्यशाला के शुभारंभ पर राष्ट्रीय पुरस्कृत पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने कही। उन्होंने कहा कि हस्तरेखा से भविष्य का बोध भी होता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी पंडित सभा के मंत्री डॉक्टर विनोद राव पाठक ने बताया कि हस्तरेखा एक विज्ञान है जो ज्योतिष शास्त्र का एक अभिन्न हिस्सा है। अध्यक्षता करते हुए व्याकरण शास्त्र के आचार्य डॉक्टर शेष नारायण मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि भाग्य, सफलता, प्रेम, विवाह और संतान आदि माध्यम ज्योतिष में ही निहित है, जो हाथों की रेखाओं से सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। शिविर संचालक ज्योतिर्विद आचार्य संजय उपाध्याय ने हस्तरेखा के विभिन्न भागों को बतलाया। कार्यक्रम संयोजक संस्था के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला ने कहा कि हस्तरेखा ज्योतिष एक जटिल विज्ञान है और इसके अध्ययन के लिए अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें केवल छात्र ही नहीं अपितु गृहस्थी से जुड़े महिला व पुरुष शामिल हो रहे हैं। अन्य उपस्थित विशेष लोगों में डॉक्टर सारनाथ पांडे, विकास दीक्षित, अशोक कुमार, डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री इत्यादि लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर एक सप्ताह के लिए जो है हस्तरेखा का शिविर चलाया जा रहा है। इसके पहले भी जन्म कुंडली के बारे में और पंचांग के विषय में एक शिविर चलाया गया था और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी माननीय श्री पवन कुमार जी शुक्ल जी प्रत्येक जो है विषयों का शिविर चलवाते रहते हैं। संस्कृत संभाषण का भी शिविर चलता है। संस्कृत में उन्होंने क्रिकेट का कमेंट्री भी करवाई थी। तो इस प्रकार विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए समय समय पर कोई न कोई कार्यक्रम होता रहता है। तो इस बार वह हस्तरेखा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बतलाया जा रहा है। क्या क्या बताएं लोगों को? अभी हस्तरेखा में भी ग्रहों के बारे में बतलाया गया है कि सूर्य ग्रह के बारे में, बुध के बारे में, चंद्रमा के बारे में, शुक्र के बारे में, शनि के बारे में, राहु के हाथ में ग्रहों की क्या क्या स्थिति है, इस प्रकार उस विषय में भी प्रकाश डाला। बीएचयू वैदिक विभाग में यूथ सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएचयू वैदिक विभाग में यूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्वांचल के सभी जिलों से आए विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी के एडीजी मौजूद रहे। मुख्य रूप से किरण स्कूल के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया और अपनी बातों को ग्रुप डिबेट के माध्यम से एक दूसरे से साझा किया। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली कई जिलों से बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी अपनी बातों को रखने का उन्हें एक सुनहरा मौका इस मंच के माध्यम से मिला। यूथ को पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी देना और अपनी बातों को रखने का एक सुनहरा मौका, एक मंच प्रदान करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। का क्या कहेंगे सर, कितना ये यूथ के लिए कारगर होगा? सर जैसे कि हमारा यूथ, क्योंकि सर हम देखते हैं कि अक्सर कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं पूर्वांचल से, देश में हर मुद्दे पे चर्चा होती है, चाय पे चर्चा होती है, बैठ के लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में बातें करते हैं, लेकिन युवा संसद में उन बातों को, उन बच्चों की मत को रखा जाता है। वो बच्चे अपने बातों को रखते हैं, उनका एक मार्गदर्शन के तौर पे देखा जाता है। क्योंकि सर हम देखते हैं आज की पॉलिटिक्स कितनी गंदी हो गई, आज का यूथ पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता है। इसलिए आज के यूथ को ये पता हो कि नहीं उसके अधिकार क्या क्या है, पॉलिटिक्स को सुधारा जा सके, इसलिए ये युवा संसद बहुत जरूरी है। क्या खास है इसमें, इस युवा सम्मेलन में आप क्या खास रखे हो? जी, सबसे खास बात यह है सर कि हम देश में विभिन्न मुद्दों पे, देश विदेश में जितने विभिन्न मुद्दे हैं,
जिन पे बात करने में लोग घबराते हैं उनको रखा है। जैसे 2011 में मायावती जी ने एक्ट लाने की कोशिश की थी जिसमें यूपी को 4 भागों में बांट के यूपी के विकास को और तेजी से किया जा सके। भले ही वो बिल पारित तो नहीं हो पाया था, पर हम उस पर चर्चा करा रहे हैं कि यूपी के विकास के लिए अगर यूपी का, क्योंकि हम भी जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के तौर पे यूपी, तो यूपी का विकास और तेजी से कैसे किया जा सके उस पर चर्चा हो रही है। हमारे इस इवेंट में काशी शपिंग 2.0 में देश विदेश से बच्चे आए हुए हैं। हम बता दें कि इलाहाबाद से हमारे पास कम से कम 40 बच्चों का डेलीगेशन है, दिल्ली से 25-30 बच्चों का डेलीगेशन है, लखनऊ से बच्चे आए हैं, बनारस के बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे हैं। ये दिखाता है सर कि यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो लेता है, पर उसको एक डर है कि पॉलिटिक्स उसको, क्योंकि उसका माइंडसेट में ये भरा हुआ है कि पॉलिटिक्स उसके लिए नहीं है। तो सर जब हमारा यूथ ही अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो अपने मुद्दों को, अपनी जो उसकी सोच है वो आगे नहीं रखेगा, तो सर अगर आप भी जानते हैं कि अगर पेड़ बबूल का लगाएंगे तो आम तो मिलेंगे नहीं। चीफ गेस्ट किसी को बुलाया आपने? जी, हमारे जो उत्तर प्रदेश के एडीजी हैं पीयूष मोडिया सर, उनको हम लोगों ने इन्वाइट किया था। जो बनारस के इस टाइम बनारस जोन के एडीजी हैं उनको हम लोगों ने इन्वाइट किया था। बुलानाला स्थित काशी आर्य समाज मंदिर में स्थापना दिवस मनाया गया। बुलानाला स्थित काशी आर्य समाज मंदिर में स्थापना दिवस संस्था के प्रधान रमाशंकर आर्य की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें सामूहिक वैदिक यज्ञ संस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा किया गया। आचार्य पंडित रामदेव शास्त्री ने अपने संदेश में कहा कि वेदों को सर्वोपरि मानकर वेद विद्या को जन जन तक पहुंचाकर हिंदू धर्म में सुधार के लिए शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखने, छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध तथा स्त्री व शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने, वेद पढ़ने का अधिकार दिए जाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई। काशी आर्य समाज की स्थापना 15 अप्रैल 1880 को महर्षि स्वामी दयानंद ने काशी में अपने कर कमलों द्वारा किया। संस्था की मंत्री सरस्वती देवी ने अपने वक्तव्य में कहा कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का स्त्री जाति के लिए बहुत बड़ा उपकार भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में वैभव कुमार, अजीत कुमार आर्य, संदीप पांडे, प्रखर जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आर्य जी, क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग? आज 15 अप्रैल 2025 को काशी आर्य समाज स्थापना का दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग यज्ञ किए और भजन प्रवचन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और ये 15 अप्रैल 1880 को जो है स्वामी दयानंद के हाथों से स्थापित हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सपा के सहयोगी दल नेशनल इक्वल पार्टी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एनएसजी सुरक्षा देने की मांग की। समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने देश के गृह मंत्री से मांग किया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः एनएसजी सुरक्षा दिया जाए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खुलेआम धमकी दी जा रही है, सच्चा सहयोगी दल होने के नाते राष्ट्रपति व राज्यपाल उत्तर प्रदेश गृह मंत्री से ये मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सांसद कन्नौज लोकसभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को एनएसजी सुरक्षा पुनः बहाल की जाए तथा अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई जाए। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कन्नौज लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्रीमान माननीय अखिलेश यादव जी को लेकर सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, समाचार पत्रों पे, मीडिया डिबेट पर जिस तरह अमर्यादित भाषा के साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री को धमकी भरा वीडियो, धमकी भरा फेसबुक पर चल रहा है, चलवाया जा रहा है या चलाया जा रहा है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से, महामहिम राज्यपाल जी से और केंद्रीय गृह मंत्री जी से मैं यह मांग करता हूं, नेशनल इक्वल पार्टी यह मांग करती है
कि माननीय अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सबसे बड़े दल के रूप में प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में हैं, कि एनएसजी सुरक्षा जो हटाई गई थी उसको पुनः उनको वापस कर दिया जाए। उसके अलावा उनको अतिरिक्त सुरक्षा और बढ़ाई जाए। पॉलिटिकल पार्टी शशि प्रताप सिंह की पूरी टीम समाजवादी पार्टी के साथ निस्वार्थ भाव से, और मुझे सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी, गलत तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर धमकी भरा शब्द का प्रयोग करना, यह अंदर से कहीं न कहीं समाज को भय दिलाता है। इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए मैं मांग करता हूं, बारंबार मांग करूंगा कि उनकी एनएसजी सुरक्षा और उसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा तत्काल गृह मंत्रालय के द्वारा बढ़ा दी जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला माता धाम में चल रहे संगीत समारोह का हुआ समापन। कई नामचीन कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस जनों ने किया जमकर प्रदर्शन। डीसीपी गौरव वंशवाल के नेतृत्व में कैंट परेड कोठी क्षेत्र के कई होटलों में हुई चेकिंग। और राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने की जन सुनवाई। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।